तो यहाँ पे हम लोग जो है इस चैप्टर में यहाँ पे BNS एंड BNS घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जितने भी यहाँ पे अधिनियम है इसको यहाँ पे देखेंगे। लेकिन फर्स्ट जो है यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे BNS देख लेते हैं। तो इसको चलो यहाँ पे इसको डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारा BNS, इसको बोलते हैं क्या, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता की अगर बात करें, इसको डिटेल एनालिसिस करें तो यहाँ पे क्या है, ये भारतीय न्याय संहिता कब का है, ये 2023 का है, ठीक है। अगर इसमें जाएं तो ये 2023 में है। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं, 358, ठीक है। तो टोटल जो है 20 अध्याय हैं, मतलब 20 चैप्टर है। और जो है आपके कितने सेक्शंस हैं, 358 सेक्शंस हैं, ठीक है। और यह संहिता किस किस करती है, यह संहिता कुछ अपराधों, ठीक है, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड की मात्रा में वृद्धि करता है, ठीक है। इसके अलावा यह तुलनात्मक रूप से छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा के प्रावधान को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये इसका जो है क्रक्स था, ठीक है, कि इसमें आगे क्या मिला, मेंशन है, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे धारा की बात करें तो धारा फर्स्ट, ठीक है। ये धारा फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, BNS की, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की अगर धारा फर्स्ट की बात करें तो कोई भी चीज होता है जहाँ पे स्टार्टिंग होती है, ठीक है। चाहे अपना कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, ठीक है, जहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे ये बताता है कि हम जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात होती है वहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी बात क्या किया जा रहा है, इस धारा में संक्षिप्त नाम, ठीक है, प्रारंभ और लागू होने जैसी बातों का क्या है, उल्लेख किया गया है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि पूर्व की IPC धारा 1 से 5 तक को अब इस भारतीय न्याय संहिता धारा की 1 में समाहित कर लिया गया है, ठीक है। जो इसके पहले इंडियन पीनल कोड था, ठीक है, IPC की जो धारा थी ये कब थी, 1860 की, ठीक है, 1860 की थी। इसमें क्या था कि जो है IPC में कितने धाराएं थी बताओ, IPC में कितनी धाराएं थी, इसमें जो है जो धाराएं थी उसको 1 से 5 तक की धाराएं जो है एक में ही इसमें समाहित कर लिया गया है। इसलिए जो है यहाँ पे जो BNS है, ठीक है, इसमें धाराओं की संख्या क्या है, कम है, ठीक। ये चीज हमको बताना चाहिए। अब यहाँ पे है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में यहाँ पे क्या हुआ, इनैक्ट हुआ, ठीक है, मतलब इसको बनाया गया, ठीक है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 को प्रवृत्त, मतलब इन्फोर्समेंट हुआ है, ठीक है, मतलब लागू हो चुका है। आया कि समझ, लागू हो चुका है कब से, 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। मतलब अभी अगर देखा जाए पूरा अभी 2 साल कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, हाँ, ठीक है, अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इतना जो हमको बताना चाहिए। अगेन यहाँ पे है भारत के भीतर। अब यहाँ पे जो उसका प्रभाव है वो कहाँ है, भारत के भीतर है, ठीक है। जैसे ये इंडिया है, क्या है, इंडिया, ठीक है। तो होल इंडिया में ये लागू है, कहाँ पे, होल इंडिया में, ठीक है। तो होल इंडिया में ये लागू है। यहाँ पे देखो, देश में प्रत्येक व्यक्ति यानी भारतीय नागरिक और भारत में रहे विदेशी नागरिक दोनों पर जो है BNS लागू होता है, ठीक है। अगर हमारी जो ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया के भीतर, ठीक है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, अगर हमारी टेरिटरी में वो एंट्री कर चुके हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये लागू हो जाएगा, ठीक। ये चीज होता है, लागू होती है। भारत के भीतर का अर्थ थल सीमा के भीतर, जल सीमा के भीतर 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। अब भारत के भीतर का मतलब ये नहीं है सिर्फ जो है हमारा जो ये थल सीमा यही नहीं है। आप मान लो इधर से आते हो तो हमारा जो ये जो जल सीमा है, जल सीमा के 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, थल सीमा से जो है वो भी जो है काउंट करा जाएगा, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर देखा जाए एक नॉटिकल जो है जो मील होता है वो कितना होता है, 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर, ठीक है। लगभग जो है ये 2 किलोमीटर माना जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, 150 मीटर कम है। अगर उल्लेखनीय है कि पहले जल सीमा कितनी थी, 3 नॉटिकल मील थी, ठीक है। अब देखो वायु, अब यहाँ पे जो है ये भी है, अब मान लो कि जो है जो भारत है, ये भारत क्षेत्रफल है, ऊपर से एरोप्लेन जा रही है तो भी जो है वो भारत के क्षेत्र में आएगी, ठीक है। वायु सीमा के भीतर, ठीक है, भारत किसी भी जहाज या वायुयान पर जो है सवार कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं का भी हो, ठीक है, अपराध करता है तो वह जो है BNS के दायरे में आएगा, ठीक है। जो भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों का उल्लेख करता है वह दोषी होगा, उस पर BNS लागू होगा, ठीक है। कुछ जो है अगर मान लो हमारी जो टेरिटरी है, ठीक है, उसके बाहर हो, समझ में आ रहा, तब क्या होगा, तब भी यहाँ पे देखो, यदि भारत की सीमा से बाहर कोई अपराधी भारतीय है, तब भी उस पर जो है BNS लागू होगी। इस संहिता के उपबंधों के तहत यह माना गया है कि वह अपराध भारत में ही हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक व्यक्ति है जो दूसरी जगह रह रहा है
और वहाँ पे कोई चोरी का काम करता है तो भी उसके ऊपर बीएनएस ही लागू होगा, क्योंकि वो सिटीजन कहाँ का है, इंडिया का है। ठीक है, नहीं समझी। उपरोक्त के अलावा अन्य विशेषताएं देखो, भारत के बाहर यदि पीड़ित भारतीय है तो अपराधी कोई विदेशी नागरिक है तो इसी स्थिति में उस अपराधी विदेशी नागरिक पर भी क्या होगा, बीएनएस लागू होगा। ठीक है, भारत के बाहर यदि उससे पहले किसी स्थान पर कोई व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को टारगेट करके अपराध करता है, ठीक है, तो भारत के बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ पे साइबर अटैक वगैरह की बात की जा रही है तो वो भी जो है इसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव कहाँ कहाँ नहीं होगा, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस है। ठीक है, अभी तो बता दिया गया कि कहाँ कहाँ होगा, कुछ है कि जहाँ जहाँ नहीं होगा। ठीक है, लिखा है किसी स्थान पर जहाँ कोई विशेष अथवा स्थानीय कानून बनाया गया है वहां पर यह संहिता लागू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है वो है शेड्यूल 6 है, क्या है, शेड्यूल 6। ठीक है, पता है शेड्यूल 6 में यहाँ पे 4 स्टेट आते हैं, कौन कौन सा, यहाँ पे तुम्हारा आता है असम आता है, ठीक है, मेघालय आता है, और आपका क्या आता है, मिजोरम आता है, नहीं समझी, और कौन सा आता है, त्रिपुरा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पता है यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होता है, टोटल 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होती है यहाँ पे इनका खुद का अपना क्या होता है, कानून होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मान लो ये लागू नहीं होगा, नहीं समझना है। ठीक है, तो ये शेड्यूल 6 वाले एरिया में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे यही चीज बताया जाता है, जहाँ किसी स्थान पर जहाँ कोई विशेष या स्थानीय कानून बनाया गया है। ठीक है, लिखा है ऐसे कानून जो भारत सरकार के अधिकारियों को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, वहां पर यह संहिता लागू नहीं होगी। ऐसे कानून जो भारत सरकार के अधिकारियों को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं वहां पर यह कानून लागू नहीं होगी। ठीक है, अगेन है आर्मी और एयरफोर्स के कर्मचारियों को दंडित करने के लिए बनाई गई विधियों पर यह संहिता लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये इन सबको अलग तरीके से दंडित किया जाएगा। ठीक है, भारत के भीतर निम्नलिखित व्यक्तियों पर बीएनएस लागू नहीं होगी, यानी ऐसे व्यक्तियों पर कोई अभियोजन केस नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, कौन सा, पहले भारत का उपराष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल है, इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ अंडर आर्टिकल 361। ठीक है, हाँ, ये हमेशा न्यूज में रहता है, ये भी याद रखना। आगे लिखा है विदेशी संप्रभु अर्थात किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर वो आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी जो है बीएनएस के थ्रू जो है पनिशमेंट नहीं करा जा सकता। ठीक है, किसी अन्य देश का जो राजनयिक होता है, ठीक है, तो उसको भी जो है हम नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पर्सोना नॉन ग्रेटा। ठीक है, मान लो उसने कुछ गलत काम करा तो उसके खिलाफ हम पर्सोना नॉन ग्रेटा करेंगे कि भाई आप विद इन 7 डेज या 48 आवर्स के अंदर आप हमारा देश खाली कर दो। समझना, पहले जब आप पर्सोना नॉन ग्रेटा करोगे, ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं जा रहा है तब उसको आप पनिश कर सकते हो। ठीक है, इतना समझना। फिर बात होती है यहाँ पे विदेशी सेना, इसमें धारा 2 में परिभाषा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कार्य है, एसीटी की परिभाषा है। ठीक है, धारा 2 क्लास 2 में क्या, जीव जंतु की परिभाषा दी गई है, जिससे मानव के अलावा कोई भी जीवित प्राणी जो है वो जीव जंतु के अंतर्गत आता है। धारा 2 में यहाँ पे बालक की बात की जाए, 2 क्लास 3 में बालक 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो बालक कहलाएगा। ठीक है, हाँ, बीएनएस में बालक की नई परिभाषा शामिल किया गया है। आगे यहाँ पे है 2 क्लास 4 में यहाँ पे काउंटरफेट की परिभाषा। ठीक है, काउंटरफेट जैसे करेंसी होती है। ठीक है, तो आपको जैसे 500 का नोट मिलेगा तो वो आपको जैसे जो जाली नोट होती है, ठीक है, उसको काउंटरफेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये धारा 2 क्लास 4 के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो है धोखाधड़ी करने के आशय इंटेंशन से एक व्यक्ति की नकल तथा दूसरे व्यक्ति वस्तु बना लेना। ठीक है, अगेन है यहाँ यह समझना आवश्यक है कि बीएनएस के उपबंधों के अनुसार ऐसा कूटकरण हुबहू होना जरूरी नहीं है। यदि यह मिलता जुलता है तो भी वह इस संहिता के तहत दंडनीय होगा। समझना कि नहीं, यदि यहाँ यह भी समझना आवश्यक है बीएनएस के उपबंधों के अनुसार ऐसा कूटकरण हुबहू होना जरूरी नहीं है, यदि वह मिलता जुलता है तो भी वह जो है संहिता के क्या होगा, दंडनीय होगा। ठीक है, हाँ, आपने मतलब ट्राई ही करा है तो भी आपको यहाँ पे पनिश किया जा सकता है। मान लो तुम 500 का नोट कॉपी करना चाह रहे हो, अब तुम ये कहो कि हाँ हम कॉपी कर रहे थे लेकिन पूरा कॉपी नहीं कर पाए इसलिए हमें दंडित ना करो, तो ना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुमने ट्राई करा था गलत करने का इसलिए तुमको उसके लिए दंडित करा जाएगा। ठीक है, आईपीसी में कूटकरण की यह परिभाषा धारा 28 में दी गई थी। ठीक है, अगेन यहाँ पे धारा 2 क्लास 5, इस धारा में न्यायालय की परिभाषा दी गई थी। अगेन यहाँ पे है नोट, पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 20 में दी गई थी। अगेन है धारा 2 क्लास 4, यहाँ पे क्या दी गई है, मृत्यु की परिभाषा दी गई है। ठीक है, यह मृत्यु से अर्थ मानव की मृत्यु से है। ठीक है, कब किस व्यक्ति को मृत्यु घोषित करा जाए
ग, ठीक है। अगेन यहाँ पे है धारा 2 क्लॉज 7 में बेईमानी डिसऑनेस्टी की परिभाषा दी गई है, ठीक है। बेईमानी के अंतर्गत ऐसे कार्य या एक्ट जो इस श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें व्यक्ति स्वयं को सदोष लाभ रॉन्गफुल गेन पहुंचाता है या किसी व्यक्ति को सदोष हानि रॉन्गफुल लॉस होती हो, ठीक है। पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 24 में दी गई थी, ठीक। अगेन यहाँ पे है धारा 2 क्लॉज 8 दस्तावेज डॉक्यूमेंट की परिभाषा, ठीक है। किसी पदार्थ पर अक्षरों अंकों या चिन्हों द्वारा इनमें से एक से अधिक माध्यमों द्वारा वर्णित या अभिव्यक्त या कोई विशेष दस्तावेज कहलाता है तथा ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से हो सकता है। इसे न्यायालय के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 29 में दी गई थी, ठीक। दस्तावेज में क्या क्या शामिल है? किसी संविदा कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को दिखाने वाला लेख, बैंकर एंड बैंकरार के ऊपर बैंकर को विश्वास में लेकर या बैंकर को आधार बनाने का दिया गया चेक, ठीक है। अगेन यहाँ पे है मुख्तरनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी एंड कोई मानचित्र या योजना जिसका उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जाना है या किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा लेख जिसमें कोई निवेश, डायरेक्शन या अनुदेश, इलस्ट्रेशन है। अगेन दस्तावेज से संबंधित महत्वपूर्ण केस, श्यामाचरण वर्सेस एसडीएम, करेंसी नोट भी दस्तावेज में शामिल है, ठीक है। बरैया वैसे कर्नाटक राज्य में क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दस्तावेज मानी जाती है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। अगेन यहाँ पे है कपट पूर्व, फ्रॉडलेंटली अर्थात कपट करने के आशय से किया गया कोई कार्य। पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 25 में परिभाषित की गई थी। ध्यान देने योग्य है कि कपट का अर्थ धोखाधड़ी करने के लिए झूठ बोलना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिंग की परिभाषा ये धारा 2 क्लॉज 10 में है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम जो डिफिनीशन है वो 2 क्लॉज में ही दिया गया है, ठीक है। पहले आईपीसी की धारा 8 में इसका उपबंध किया गया था। वह धारा में 8 वर्ष वह इस धारा में वह का अर्थ पुरुष, स्त्री या उभयलिंगी ट्रांसजेंडर से है, मतलब वह के अंतर्गत तीनों आते हैं, ठीक है, मेल फीमेल एंड यहाँ पे ट्रांसजेंडर, ठीक है। धारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सद्भाव पूर्वक है, मतलब यहाँ पे गुड फेथ की बात की जा रही है, ठीक है। कोई कार्य तभी सद्भाव पूर्व माना जाएगा जब वह कार्य पूरी सतर्कता के साथ किया गया हो, ठीक है। वह कार्य पूरी सावधानी से किया गया हो। दो चीज यहाँ पे इंक्लूड है, पहली बात तो पूरी सतर्कता से साथ किया गया हो, दूसरा पूरी सावधानी के साथ किया गया हो, ठीक है। फिर यहाँ पे है सेक्शन 2 क्लॉज 12, यहाँ पे सरकार की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा में सरकार शब्द केंद्र व राज्य दोनों प्रकारों के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। अगेन है धारा 2 क्लॉज 13, यहाँ पे है संश्रय, मतलब हर बार यानी आश्रय देना, ठीक है। किसी अपराधी को संश्रय देने के अंतर्गत शामिल स्थितियां कौन सी है? कोई व्यक्ति किसी अपराधी को आश्रय, भोजन, पेय, आयुध या गोला बारूद या वाहन से सहायता प्रदान करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी अपराधी को पकड़ने जाने से बचाने में सहायता करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी अपराधी को आश्रय, शरण, भोजन, पेय, आयुध या गोला बारूद, वाहन से सहायता प्रदान करता है। एंड कोई व्यक्ति किसी अपराधी को पकड़ने जाने पर सहायता करता है। अगेन यहाँ पे है नेक्स्ट, यहाँ पे पति और पत्नी संश्रय देने के दोषी नहीं माने जाएंगे। कब नहीं माने जाएंगे? यहाँ पे धारा मतलब ये जो है नोट हो गया कि मतलब यहाँ पे ये संश्रय देने के दोषी नहीं मानेंगे। धारा 2 क्लॉज में है इंजनी की परिभाषा। क्षति के प्रकार कौन कौन? क्षति में जैसे शारीरिक क्षति हो सकता है, मानसिक क्षति हो सकता है, ख्याति होती है, संपत्ति क्षति होती है, ठीक है। शारीरिक मतलब किसी को आपने चोट दे दिया, ठीक है। मानसिक मतलब होता है किसी को मेंटली टॉर्चर करना, ठीक है। ख्याति मतलब होता है किसी का रेपुटेशन जो है, ठीक है, उसको जो है उसको जो किसी का रेपुटेशन हो उसको डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। और संपत्ति संबंधी मतलब किसी के पास जो है संपत्ति हो, ठीक है, किसी का घर बना हो तो घर पे अटैक कर देना, ठीक, ये चीज है। अब यहाँ पे है धारा 2 क्लॉज 16 में, इस धारा में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है, ठीक है, जज की परिभाषा दी गई है, ठीक। धारा 2 क्लॉज 17 में जीवन की परिभाषा, ठीक है। इसके पहले अभी हम लोग 2 क्लॉज 6 में किसकी परिभाषा दी गई थी? मृत्यु की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 क्लॉज 17 समझना किसकी है? जीवन। अगेन यहाँ पे है धारा 2 क्लॉज 18 या धारा स्थानीय विधि, लोकल लॉ से संबंधित है, ठीक है। स्थानीय विधि ऐसी विधि है जो किसी क्षेत्र विशेष में लागू की जाती है। ऐसे कानून समाज के लिए आवश्यक मुद्दे बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे धारा 2 क्लॉज 19, इस धारा में पुरुष की परिभाषा दी गई है, ठीक है। किसकी परिभाषा दी गई है? पुरुष की, ठीक है। हाँ, याद रखना यहाँ जो है पुरुष की परिभाषा दी गई है। अभी इसके पहले जो है महिला की परिभाषा दी गई है, ठीक है। महिला की परिभाषा कहाँ दी गई है? महिला की परिभाषा देखो यहाँ पे 2 क्लॉज 35 में दिया गया है, ठीक है। नहीं समझी? हाँ, तो इसको याद करो। 2 क्लॉज 35 में महिला की परिभाषा है, हैं? और जो है पुरुष की कहाँ पे दिया गया है? पुरुष का जो है आपका यहाँ पे 19 में, 2 क्लॉज 19 में। हाँ,
समझना है। तो 19 दूना 38 है, 38 और वो कितना है 35, ठीक है। तो 19 दूना 38 -3, ठीक है, ऐसे याद करना है, ठीक। तो यहाँ पे पहले पुरुष दिया है, उसके बाद महिला का दिया है, ठीक। अगेन यहाँ पे है चल संपत्ति। मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ऐसी चीजें जो भूमि से संबंधित हुई हैं, ठीक है, को छोड़कर चल संपत्ति मानी जाती है। ऐसी संपत्ति को आसानी से एक जगह दूसरे जगह ले जा सकता है, जैसे वाहन हो गया, आभूषण हो गया, लैपटॉप या नकदी, ठीक है, इनको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे अब आपका जो है बिल्डिंग हो गया, ठीक है, आपका जो है फ्लैट हो गया, ठीक, और आपका खेत हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब नॉन मूवेबल हैं, ठीक है। अब जिनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वाहन, आभूषण, लैपटॉप, नकदी, ये सब क्या कहलाएंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मूवेबल मतलब क्या हो? मूव हो जाए, ठीक है। वचन, नंबर की परिभाषा किसमें है? 2 क्लास 22 में। शपथ की परिभाषा कितने में है? 2 क्लास 23 में है। 2 क्लास 20। इस धारा में अपराध की अपराध को परिभाषित किया गया है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता में के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है, ठीक है। ये चीज है। अगर किसी कार्य को अपराध बनाने की आवश्यकता तो कहाँ है? ऐसा कोई कृत्य मानव द्वारा किया होना चाहिए, एंड ऐसा व्यक्ति को आपराधिक मना स्थिति, बैड इंटेंशन होनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य आपराधिक कृत्य, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ है। अगेन इस प्रकार के आपराधिक कृत्य से मानव समाज को क्षति होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे है 2 क्लास 25, यहाँ पे लोक ओमिशन की परिभाषा दी गई है, एंड 2 क्लास 26 व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। अगेन यहाँ पे है कि जो है व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पे व्यक्ति के अंतर्गत कौन आता है? सिर्फ जो है यहाँ पे ह्यूमन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी भी आती है, एसोसिएशन आता है, ठीक है, या कोई निकाय हो गया, ठीक है। यहाँ पे निगमित या गैर निगमित बॉडी, ठीक है, तो वो भी क्या आता है? वो भी जो है उसको अंतर्गत जो है पर्सन के अंतर्गत ये ह्यूमन। अगेन यहाँ पे है धारा 2 क्लास 28 में लोक सेवक की यहाँ पे परिभाषा दी गई है, ठीक है। हाँ, अब लोक सेवा के अंतर्गत क्या कौन कौन आता है? यहाँ पे आर्मी आता है, ठीक है, नेवी एयरफोर्स आ गया, कमीशन ऑफिसर आ गए, प्रत्येक न्यायाधीश हो गया, ठीक है। अगेन है न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी हो गया, ठीक है, न्यायालय की सहायता करने वाला व्यक्ति हो गया, ठीक, पंचायत के सदस्य हो गए, ठीक, प्रत्येक मध्यस्थ जो किसी मामले में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया है, ऐसा नियुक्ति कोई न्यायालय या किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा की गई है, ठीक है। सरकार का प्रत्येक अधिकारी हो गया, ठीक है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली तैयार करता है, प्रकाशित करता है, बनाए रखता है, ठीक है। अगेन है चुनाव या चुनाव के किसी भाग को संचालित करने वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है, जैसे नगर पालिका आयुक्त हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, कोतवाली हो गया, ये सब जो है इसके अंतर्गत। कौन कौन लोक सेवक नहीं होंगे? यहाँ पे विधानसभा सदस्य हो गए, आर्मी में जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर या एनसीओ, नॉन कमीशन ऑफिसर, ये सब नहीं होंगे। अगेन यहाँ पे धारा 2 क्लास 30 विशेष विधि की परिभाषा है। ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट नियम को लागू करती है विशेष विधि कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अफीम से संबंधित हो गया, ठीक है, मवेशी अतिचार हो गया, कैटल ट्रेसपास हो गया, रेलवे तथा जुए से संबंधित कोई नियम आदि हो गया। धारा 2 क्लास 31 यहाँ पे मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया। ये चीजें ऐसे दस्तावेज जो किसी कानूनी अधिकार को सृजित या विस्तारित या आंतरिक या रिस्ट्रिक्ट रिलीज करते हैं, जैसे यहाँ पे मार्कशीट हो गया, बैनामा हो गया, पासपोर्ट हो गया, कर निर्धारण आदेश, ये सब हो गया। फिर यहाँ पे धारा 2 क्लास 23 की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जलयान, ठीक है, टमेसस की परिभाषा एंड वसीयत की परिभाषा, एंड यहाँ पे इसका उल्लेख पहले आईपीसी की धारा 31 में किया गया था, ठीक है। अगेन यहाँ पे है धारा 2 क्लास 35 महिला की यहाँ पे परिभाषा दी गया है। यहाँ महिला से आशय किसी भी आयु की महिला से है। उसके बाद जो है महिला की परिभाषा दी गई। अभी हम लोगों ने देखा था क्या 1938 ना 2 क्लास 19 में किसका है? पुरुष का, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मृत की परिभाषा किसमें दी गई थी? 2 क्लास 6 में, ठीक है। हाँ, ये चीजें हैं। अगेन यहाँ पे है सदोष लाभ एंड अभिलाभ, यहाँ पे रॉन्गफुल गेन, यहाँ पे जो है 2 क्लास 36 में है। यहाँ पे सदोष हानि जो है 2 क्लास 37 में, ठीक है। अगेन यहाँ पे है कुछ यहाँ पे जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है, साधारण स्पष्टीकरण। आईपीसी की धारा 6 में इसका उल्लेख किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत तथ्य को खोलकर बताया गया है, ठीक है। आईपीसी में 6 में किया गया था। इसमें क्या धारा 3 क्लास 1 इस संहिता में दी गई अपराधों की परिभाषाओं को अध्याय 3 के अधीन माना गया। अगेन उदाहरणतः यदि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई अपराध कर देता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि वो अभी चीजों को जानने में क्या है? अबोध है। अगेन यहाँ पे क्या है कि
उल्लेखनीय है कि संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और ऐसे किसी मामले में यदि कोई अपराधी पुलिस अधिकारी पर इस आधार पर आरोप लगाता है कि पुलिस के द्वारा उसका परिरोध किया गया है तो भी इस आधार पर पुलिस अधिकारी दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है। धारा 3 क्लॉज 3 की अगर बात करें, यदि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण पति पत्नी सेवक नौकर लिपिक क्लर्क के कब्जे में है तो वह संपत्ति उसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। ठीक है। अगेन यहाँ पे है आईपीसी की धारा 27 में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक। अगेन यहाँ पे धारा 3 क्लॉज 5 समान आशय या उद्देश्य कॉमन इंटेंशन की बात की जा रही है। ठीक है। आईपीसी की धारा 34 में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ लिखा है कि छोड़ो उसको जाने दो। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा अपने समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, अपराधी होगा। ठीक है। धारा क्लॉज 3 यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य का लोभ किया जाता है जिसमें परिणाम कारित हो रहा है तो वह तो यह कृत्य भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है। अगेन है यदि उदाहरण के लिए यदि वह पुरुष एक महिला को भोजन पानी जैसी आवश्यक चीजों को नहीं देता और मारपीट आदि भी करता है जिससे अंततः कुछ दिनों बाद इस महिला की मौत हो जाए, ऐसा कार्य करना लोभ अपराधी की श्रेणी में आएगा। ठीक है। मतलब आप उसको डायरेक्टली नहीं मार रहे हो, किससे मार रहे हो, इनडायरेक्टली मार रहे हो। ठीक है। खाना पीना बंद कर देना। ठीक है। अध्याय 2 अब यहाँ पे क्या है, दंडों के विषय में, अबाउट द पनिशमेंट। ठीक है। तो अध्याय फर्स्ट हम लोगों ने देखा, अध्याय फर्स्ट देखा। अध्याय फर्स्ट में जो है मतलब अगर देखा जाए 3 सेक्शन थी ना, 1 से लेके 3 तक। ठीक है। तो अगर देखा जाए 2 वाला जो था वो मैक्सिमम किस पे था, डिफिनीशन पे बेस्ड था। कुछ समझ आ रहा है? तो ये चीजें थी। अब यहाँ पे दंडो, यहाँ पे अबाउट द पनिशमेंट की बात करते हैं, ये 4 से लेके 13 तक है। ठीक है। पहले आईपीसी के अध्याय यहाँ पे 3 की धारा। ठीक है। यहाँ पे 53 से 57 में दंडों के विषय में उल्लेख था। ठीक है। और यहाँ पे दंडों के प्रकार। ठीक है। धारा 4 में क्या है, दंडों के प्रकार। ठीक है। इसमें 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। ठीक है। पहला क्या, मृत्युदंड, फिर आजीवन कारावास। ठीक है। फिर कारावास यह 2 प्रकार का, जिसमें कठोर कारावास और सादा कारावास है। फिर यहाँ पे क्या है, संपत्ति की जब्ती है जिसको कुर्की बोलते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे जुर्माना है। ठीक है। तो टोटल 6 प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। एक क्या है, जिसको जो है इसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है। तो आजीवन कारावास यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है कठोर कारावास और एक होता है सादा कारावास। ठीक है। कठोर कारावास और सादा का अंतर क्या होता है, कठोर कारावास में आपको जब वहाँ पे मतलब कराया जाएगा तो आपसे जो है वहाँ पे काम भी कराया जाएगा, समझिए, तो उसको कठोर कारावास बोलते हैं। एक होता है नॉर्मली ऐसे ही बंद कर देना, समझना है। एक होता है संपत्ति की जब्ती होती है। ठीक है। आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी बोली लगेगी, उसको हड़प लिया जाएगा। एक होता है जुर्माना। ठीक। हाँ, सामुदायिक सेवा, यह उपबंध भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, पहले ये नहीं था। ठीक है। सामुदायिक सेवा ये नहीं था। ठीक है। अब धारा 5 की बात करते हैं, दंडादेशों का लघुकरण, कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। यह धारा सजा को कम करने की बात करती है। इसके तहत समुचित सरकार, केंद्र या राज्य सरकार अपराधी की सम्मति के बिना किसी दंड या अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी, समझना है। मतलब मान लो उसको जो है 10 साल की सजा दी गई है। ठीक है। तो उसको घटा के 5 साल या 2 साल कर सकती है। ठीक है। ये चीजें हैं। अगेन है, संपूर्ण दंड या संपूर्ण दंड का कोई भाग कठिन या सादा कारावास होगा। इस प्रकार के कारावास संबंधी निर्णय क्या होगा, न्यायालय। ठीक है। कि आपको जो है सादा कारावास दिया जाएगा कि कठोर दिया जाएगा। ठीक है। ये कौन लेगा, न्यायालय लेगा। ठीक है। जुर्माने की रकम। ठीक है। रकम कितनी होगी, यदि कोई व्यक्ति जुर्माने आदि देने में डिफॉल्ट करता है। ठीक है। यहाँ जुर्माने की राशि निश्चित नहीं है, वहाँ न्यायालय अपराध के अनुसार जुर्माना तय करेगा। ठीक है। मान लो कुछ चीज के लिए जो है निश्चित नहीं है तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा, न्यायालय तय करेगा। ठीक है। इसमें जुर्माना असीमित तो होगा लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। ठीक है। हाँ। अगेन है, धारा 8 क्लास 2 की बात करें, जहाँ अपराधी कारावास है, जुर्माने दोनों से दंडित है, तो वहाँ ऐसे मामलों में जुर्माना नहीं देना पड़ता है। ठीक है। जो तो न्यायालय ऐसे कारावास का दंड देगा जो मूल कारावास से क्या होगा, अलग होगा। ठीक। अगेन है, धारा 8 क्लास 3 की बात करें, यदि अपराधी कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित है, ठीक है, और वह ऐसे मामलों में जुर्माना नहीं भरता है तो उसे जुर्माने के बदलने में मूल कारावास की अवधि की 1/4 अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी। ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माने की सजा दी हुई है, ठीक है, यदि वह अपराधी जुर्माना नहीं चुकाता है तो इसी स्थिति में वह 20 वर्ष के कारावास के साथ साथ 1/4 मतलब 1/4 मतलब 5 वर्ष का अतिरिक्त सजा सहन करेगा। मतलब टोटल वो 25 साल जाएगा। नहीं समझना। ठीक है। अगेन, जुर्माना देने पर, सामुदायिक सेवा न करने पर जुर्माना और कारावास की संज्ञा सजा के संबंध में इस प्रकार कठोर और सादा दंड हो सकता है। ठीक है। यदि अपराधी जुर्माने से यह सामुदायिक सेवा से दंडनीय है तो वह अपराधी जुर्माना या सामुदायिक सेवा नहीं करता है तो उसे जो है कारावास की सजा होगी। यदि जुर्माना 5,000 रुपए है या उससे कम हो तो अधिकतम कितनी होगी, 2 साल की सजा। ठीक है।
दो माह की सजा, ठीक है। यदि जुर्माना 10,000 रुपए है तो उसे अधिकतम 4 माह की सजा होगी। समझ में? नहीं समझी? मान लो जो है जुर्माना, जैसे मान लो कि तुमने अपने बाइक से किसी के जो है बाइक में लड़ा दिया, ठीक है, तो कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसका पार्ट मान लो टूट गया। अब तुमको 5,000 रुपए लेन देना बोला गया, तो तुम बोल रहे हो हमारे पास 5,000 रुपए नहीं है, ठीक है, चलो तुम 2 साल जेल में रहो। समझ में? नहीं समझी? तो ये चीज है, ठीक है। हाँ, अगेन है, कई अपराधों को मिलाकर बने अपराध के लिए दंड क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये पीड़ित है, ठीक है, और ये अपराधी है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विक्टिम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्यूज्ड। क्या बोलते हैं? एक्यूज्ड। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो, यदि अपराधी किसी व्यक्ति पर लाठी से एक या अधिक बार वार करता है तो उसे सजा लाठी से वार करने के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, क्या लिखा है? उससे सजा लाठी से वार करने के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, ना कि इस आधार पर उसने एक बार वार किया है या 10 बार। समझ में? नहीं समझी? हाँ, जैसे अब उसने जो है मारा है तो कितना उसको चोट लगा ये देखा जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में बीच बचाव करने वाले व्यक्ति पर भी अपराधी लाठी से वार करता है तो उसे उस कृत्य के लिए दोगुनी सजा दी जाएगी। एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो मीडिएटर है उसको एक प्रकार से जो है प्रमोट किया गया है, कि जाके तुम बीच बचाव कर सकते हो। वो तुमसे मारने से पहले एक बार सोचेगा। नहीं समझी? हाँ, अगेन यहाँ पे एकांत परिरोध, जिसको बोलते हैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब होता है कि अकेले रहना। ठीक है, हाँ, कन्फाइनमेंट मतलब होता है जेल। ठीक है, अकेला जो है, यहाँ देखो, यहाँ एकांत परिरोध से आशय तन्हाई से है। किससे है? तन्हाई से। इस धारा के अंतर्गत न्यायालय के आदेश पर एकांत परिरोध की सजा दी जाती है। ठीक है, या केवल कठोर कारावास की सजा के दौरान ही दिया जा सकता है। जैसे ये उसी जैसे काला पानी वाला है, समझा? अब तो नहीं होता, पहले काला पानी में क्या होता था, एक व्यक्ति को जो अकेले किसी एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था, वहां और कोई नहीं होता था। ठीक है, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध की अधिकतम 3 माह तक सजा दी जा सकती है, 3 माह से ज्यादा नहीं दे सकती है। ठीक है, अगेन है, एकांत परिरोध की सजा की अवधि के आधार पर समय सीमा। यदि किसी अपराधी को 6 माह तक की कारावास की सजा दी गई है तो उसे अधिकतम 1 माह तक एकांत परिरोध दिया जा सकता है। या तो उसे 6 माह का कारावास दे दो, या तो 1 माह का क्या कर दो, एकांत वाला कर दो। ठीक है, अगर 6 माह से 1 साल की गई है तो 2 माह का एकांत कर दो। 1 वर्ष से अधिक कारावास है, ठीक है, तो उसे क्या कर दो, 3 माह कर दो। ठीक है, तो मान लो अगर पूछ ले ये, ठीक है, 6 माह है तो 1 हो गया, 6 से 12 माह है तो ये 2 हो गया, 1 साल से अधिक है तो 3 माह। ठीक है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि, किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध के अधिकतम 3 माह की सजा दी जा सकती है। ठीक है, इसमें एक बार में अधिकतम 14 दिन की सजा दी जा सकती है। ठीक है, 3 माह से अधिक की अवधि में यह अवधि अधिकतम 7 दिन की होगी। ठीक, दोबारा यहाँ पे क्या है, पश्चवर्ती अपराध करने पर सजा में बढ़ोतरी। यदि किसी अपराधी ने भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 नकली सिक्के व करेंसी नोट के अध्याय 17 लोक प्रशांति को भंग करना, दंगा वलवा आदि के तहत कोई अपराध किया तो उसमें 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है। इस प्रकार का अपराध दोबारा करने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा हो सकती है। ठीक है, समझा? अब यहाँ पे अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 क्या है? साधारण अपवाद। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन है यहाँ पे। इस अध्याय का अर्थ जो है बचाव या छूट या क्षमा योग्य अपराध से है। इसमें क्या, धारा 14 की बात करें, किसी विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, जैसे विधि द्वारा आबद्ध हो गया या तथ्य की भूल की वजह से। ठीक है, तो अगर गलती से कोई चीज हो रहा है तो वो जो है मतलब कि अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, तथ्य की भूल तो क्षमा योग्य है, लेकिन विधि का भूल न्यायालय द्वारा क्षमा नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जो तथ्य जो फैक्ट है, फैक्ट की भूल क्या क्षमा योग्य है, लेकिन विधि की जो भूल है ये न्यायालय द्वारा क्षमा नहीं की जा सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पे धारा 15 में क्या है, न्यायाधीशों की छूट दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत जब न्यायाधीश सद्भावना पूर्वक न्याय कार्य कर रहा हो तब न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगेन है जल्लाद को बचाव या छूट। ठीक है, अब जल्लाद को फांसी दे रहा है, अब उसको फांसी दे रहा है, उसको भी फांसी दी जाए, कहाँ का जो है न्याय निकलेगा ये। ठीक है, धारा 17 यहाँ पे क्या, आम नागरिक द्वारा तथ्य की भूल एवं विधि सम्मत कार्य करने की शक्तियां का प्रदान। ठीक है, आम नागरिक द्वारा किया गया कार्य अन्य परिस्थिति में अपराध नहीं माना जाएगा। कौन कौन सा है? तथ्य की भूल हो गया, यहाँ पे बोडाकुई बनाम सम्राट में था, एक रात बोडाकुई खेत गया, वहां उसने अंधेरे में एक महिला पर चुड़ैल होने के भ्रम से लाठी से वार कर दिया था। वास्तव में उसने व्यक्ति के भाई की पत्नी की हत्या करी। इस तरह कृत्य तब तथ्य की भूल की वजह से हुआ माना जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि तुम जानबूझ के कर दे रहे हो, उसके बोल दे रहे हो कि हम जो है भूल बस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। ठीक, यहाँ पे ये चीजें अगेन कानून द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय गलती उदाहरण दिया है। चलो इसको इसी खत्म करो, इतना।